बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जो डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ग्राफ्स के हवाले से कि हम कैसे मुख्तलिफ कंसेप्ट्स को ग्राफ बना के उनके मुतल्लिक सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर हम कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। फिर जब साइमल्टेनियस चेंजेस आ रही होती हैं तो उस वक्त आउटकम क्या होती है, प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आप थोड़ा सा जो सिंपल ग्राफ्स हैं वो बना लिया करेंगे। इसके साथ साथ मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको टिप्स दी थी और मुख्तलिफ टैक्टिक्स बताए थे। तो इसमें आपने ये भी याद रखना है कि जब आप अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑप्शंस को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आपने किसी स्टेटमेंट के जवाब के हवाले से कोई ऑप्शन वो उससे मैच कर रहा है तो आपने उस ऑप्शन के बैकग्राउंड में गौर करना है, उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी लॉजिक वो क्या बनती है। तो अगर आपको लॉजिक समझ आ जाएगी कि ये वाला आंसर सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो आप पेपर के अंदर भी किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसके लॉजिक को समझ के आप जवाब देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। अगर आप ऑप्शंस को रट्टा लगाने बैठ जाएंगे तो फिर आप पेपर के अंदर जाके, क्योंकि ऑप्शंस एग्जैक्टली उस तरह के नहीं होने, ना ही उनकी वो अरेंजमेंट होनी है, तो रट्टा लगाने की वजह से आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि आपने ऑप्शंस जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको उस वक्त ही आपने समझ लेना है कि ये ऑप्शन क्यों इस स्टेटमेंट को ज़्यादा सूट कर रहा है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। और ये जो अभी मैं आपके सामने ग्राफ्स को बना के और उनके अंदर चेंजेस को ले आके उन इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊंगा, आपने इसी तरह के सिंपल ग्राफ्स बना के अपने पेपर को हल करना है। टैक्टिक्स की बात जैसे हम कर रहे हैं तो ग्राफ की मैंने आपको बात की कि आप सिंपल ग्राफ बना लें। तो ये एक ग्राफ है जिसमें हम मार्केट इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, सप्लाई और डिमांड का इंटरेक्शन। तो उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है। लेकिन अगर प्राइस इससे कम या ज़्यादा हो तो फिर शॉर्टेज भी हो सकती है और सरप्लस भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप सिंपल ग्राफ बनाएं, या इसी ग्राफ को आप रिकॉल कर सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस ऊपर हुई थी P3 तो सरप्लस आया था, और इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस नीचे गई थी P2 तो शॉर्टेज आई थी। इसी तरह अगर सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आती हैं तो मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आएगी वो आप ग्राफ के साथ कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है सप्लाई और डिमांड का। अब अगर डिमांड बढ़ती है तो एक तो ये है कि डिमांड बढ़ने के बाद डिमांड कर्व ऊपर चला जाता है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो वो गलत होगा। इसी तरह अगर डिमांड कम होती है तो फिर क्या होगा, इसका उलट होगा। तो लेकिन इसके लिए आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए। डिमांड कम होने से क्या होगा, डिमांड कर्व नीचे की तरफ या लेफ्ट की तरफ जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दोनों कम हो जाएंगी। तो ये है करेक्ट आंसर। अगर दूसरे जो तीन ऑप्शंस हैं उनमें हो प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी कम होती है, ये भी गलत है। प्राइस कम होती है क्वांटिटी बढ़ती है, ये भी गलत है। प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी बढ़ती है, ये भी गलत है। ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड डिक्रीज होगी, सप्लाई सेम रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, बाकी सारे गलत होंगे। इसी तरह अगर सप्लाई में चेंजेस आती हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सप्लाई में इंक्रीज होने के बाद आप देख रहे हैं ये इनिशियल है, और चेंज आने के बाद हम यहाँ पे आए हैं तो क्वांटिटी बढ़ गई है और प्राइस कम हुई है।
सप्लाई कम होने से क्या असर पड़ता है, ये आप इनिशियल इक्विलिब्रियम है, सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, सप्लाई कर्व इधर इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखें। तो नया इक्विलिब्रियम ये एस्टेब्लिश हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है। तो इस ऑप्शन के अलावा जितने भी बाकी ऑप्शन होंगे, आपने ग्राफ अगर बना लिया है तो आप डायरेक्ट इसी पे जाएं, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपने ग्राफ अगर बना लिया तो आप डायरेक्ट आप P इंक्रीजेस Q डिक्रीजेस, ये वाला ऑप्शन आपने ढूंढना है। आपके ज़हन में भी आ चुका है कि ये ऑप्शन, ये आंसर है, तो ये आंसर आपके ऑप्शंस में मौजूद होगा, आपने उसको ढूंढना है, बाकियों के ऊपर आपने गौर ही नहीं करना। और ये लास्ट ग्राफ है जिसमें हम दोनों को चेंज करके देखते हैं, सप्लाई भी चेंज हो रही है, डिमांड भी चेंज हो रही है, तो उसका असर क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो सप्लाई भी बढ़ी है, डिमांड भी बढ़ी है। इसमें यह हुआ है कि जो सप्लाई जितनी बढ़ी है, डिमांड भी उतनी ही बढ़ी है। तो इससे क्या हुआ है, क्वांटिटी तो बढ़ गई है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि अगर फर्ज करें सप्लाई 50% बढ़ी है तो डिमांड भी 50% ही बढ़ी है, तो प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ा लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है। तो लेकिन बाकी और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, सप्लाई बढ़ जाए डिमांड कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए डिमांड बढ़ जाए, या सप्लाई ज्यादा बढ़े और डिमांड भी बढ़े लेकिन सप्लाई से थोड़ा कम, यानी सप्लाई अगर 80% बढ़ी है, डिमांड बढ़े 50%, तो उसमें आप ये जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है वो आगे पीछे उसमें वेरिएशन होगी। तो आप इसको बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट अगर आता है तो आप ग्राफ बना के इसको भी देख सकते हैं। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि प्राइस में चेंज आ रही है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही। ये सप्लाई के लिए भी ऐसा ही होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई भी ऐसी ही है। क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है लेकिन सप्लाई सेम है, क्वांटिटी सेम है। उसके दूसरी एक्सट्रीम है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या डिमांड। तो जैसे जैसे हम ये क्लॉकवाइज मूव करेगा इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। यहां पे इसकी इलास्टिसिटी जीरो है क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी इज जीरो और चेंज इन प्राइस वो है, तो जो आउटकम है वो जीरो ही होगी। ये जैसे जैसे क्लॉकवाइज मूव करेगा, रोटेट करेगा, इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, आप ये देख सकते हैं। तो यहां पे इलास्टिसिटी जीरो थी, यहां पे मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम में हॉरिजेंटल शेप होती है सप्लाई कर्व की या डिमांड कर्व की। तो जैसे जैसे ये इधर मूव कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों बढ़ रही है। तो आप बड़ी आसानी से इसको फिगर आउट कर सकते हैं, इस ग्राफ को आप अपने ज़हन में रख सकते हैं। और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी भी, पेपर के अंदर भी सवाल आएंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई या डिमांड कब होती है, उसकी कोई एग्जांपल। तो स्टेडियम की सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन ए स्पोर्ट्स स्टेडियम, वो उसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड हैं लेकिन प्राइस वेरी कर सकती है। कोई मैच नहीं हो रहा, प्राइस जीरो है, लेकिन कोई एक लोकल मैच होता है तो कुछ प्राइस होगी, नेशनल लेवल का मैच होता है प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल का होगा तो प्राइस और ज़्यादा हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर 10,000 हैं तो वो 10,000 ही हैं, लेकिन जब मैच नहीं हो रहा था तो प्राइस ज़ीरो है, और मैच होने शुरू हो जाएं तो प्राइस बढ़ती जाएगी लेकिन नंबर ऑफ सीट्स विद इन ए स्टेडियम इट विल रिमेन सेम। लैंड सप्लाई, पाकिस्तान का रकबा, ज़मीनी रकबा आपको पता है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता, प्राइस चाहे बढ़े कम हो वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसकी इलास्टिसिटी भी ज़ीरो है। डिमांड के हवाले से इंसुलिन की डिमांड वो भी इसी तरह से, ये डार्क ब्लू जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इंसुलिन की डिमांड
वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। प्राइस चेंज हो ना हो, लोगों ने इंसुलिन जिनको ज़रूरत है वो लेंगे। चीनी या शुगर की डिमांड, चीनी और आटे की डिमांड, वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक है। प्राइस कम हो ज़्यादा हो, लोगों ने उतना ही आटा इस्तेमाल करना है और उतनी ही चीनी इस्तेमाल करनी है जितनी वो पहले कर रहे थे। तो सप्लाई या डिमांड चेंज नहीं होती, प्राइस चेंज होती रहती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या डिमांड में क्या होता है कि आपकी ये है, प्राइस सेम रहती है लेकिन डिमांड चेंज होती रहती है। तो उसकी फैब्रिक सप्लाई, क्लॉथ सप्लाई, तो कपड़े की सप्लाई, ये परफेक्टली इलास्टिक है। आज एक फर्म कुछ नहीं बेच रही, कल वो ज्यादा लेके आ जाएगी, कल उससे ज्यादा लेके आ जाएगी, कल उससे अगले दिन और ज्यादा लेके आ जाएगी। तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिए प्राइस सेम है, तो आज उसकी सप्लाई 0 थी, अगले दिन वो 10 लेके आ सकती है, 20 लेके आ सकती है, 30 लेके आ सकती है। पिज्जा सप्लाई, एक शॉपकीपर आज 100 पिज्जे बेचता है, कल उसने 0 बेचे, आज 100, कल 200, उससे अगले दिन 300, लेकिन प्राइस है 100 रुपए। 100 या 200 या 50 जितनी भी है, प्राइस सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पिज्जाज सप्लाइड इन द मार्केट इट इज चेंजिंग। तो प्राइस सेम रहती है, सप्लाई चेंज होती रहती है। डिमांड में अगर हम बात करें तो इन चीजों की डिमांड भी परफेक्टली इलास्टिक है। फैब्रिक डिमांड, आज एक हाउस होल्ड या एक घराना वो कोई कपड़े लेने नहीं जाता मार्केट, तो एक सूट 1000 का है, वो आज लेने के लिए नहीं गए, तो डिमांड 0 है लेकिन प्राइस तो 100 है। कल वो 2 सूट ले लेते हैं, तो सेम प्राइस पे डिमांड ज्यादा हो गई है। उससे अगले दिन 10 ले लेते हैं, तो सेम प्राइस पे डिमांड ज्यादा हो गई है। उससे अगले दिन या उससे अगले महीने वो 20 ले लेते हैं। इसी तरह पिज्जा डिमांड, आज एक घर वाले ने कोई पिज्जा नहीं लिया, प्राइस 100 रुपए है, कल वो 2 ले लेते हैं, उससे अगले दिन 4 ले लेते हैं, उससे अगले दिन 10 ले लेते हैं। तो इनकी डिमांड वेरी कर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड वेरी कर रही है, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रही। जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू को भी साथ में हम अगर देख लें तो कुछ क्वेश्चंस इस पे भी आपको आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो अगर इलास्टिक डिमांड हो, प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम होता है। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जब इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो इलास्टिक डिमांड में प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम होता है और प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। इन इलास्टिक डिमांड और टोटल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप है? इन इलास्टिक डिमांड होती है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो 1 से कम हो, तो उसमें क्या होगा? टोटल रेवेन्यू के ऊपर प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा और प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू कम होगा। तो ये कंसेप्ट्स और ट्रिक्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, इनको अप्लाई करना है। और उसके लिए ये बुक्स हैं और हेल्पिंग मटेरियल भी यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, इस लिंक के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ये आप पढ़ें, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी इस लिंक के ऊपर आपको मिल जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय मैनकीव, ये ऑनलाइन आपको मिल जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय टुडेरो एंड स्मिथ, ये भी अच्छी बुक है। बेसिक कंसेप्ट्स और ग्लॉसरी आप लोग पढ़ लें, या समरी आप पढ़ लें, या की कंसेप्ट्स, या क्विज। इस बुक के अंदर भी इसके क्विज भी आप देखेंगे सेक्शन, हर चैप्टर के अंदर हर 2-4 पेज के बाद क्विज आता है, आप उसको हल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको इस क्विज के हवाले से लिंक भी बता दूंगा, जहाँ से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इन 1 लेसन, ये बुक है हेनरी हैजलिट की, बड़ी अच्छी छोटी सी बुक है। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आप उनको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से कवर कर सकते हैं। और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप गुजराती की बुक को फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेशंस के लिए, कंसेप्ट्स के लिए। तो ये लिंक है
आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। इसको क्लिक करके आप हेल्पिंग मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड एंड आई होप यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। आने वाले लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा। इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, बेसिक कंसेप्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और जो मेजर डिफरेंसेस हैं इन कंफ्यूजिंग इकोनॉमिक टर्म्स, मसलन आइसोक्वांट, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, आइसोकास्ट लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इनके स्लोप्स, मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल फैक्टर कास्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट, बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस तरह के जो, और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे। सो कीप वाचिंग। इंशाल्लाह आपके साथ इंटरेक्शन होता रहेगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस के साथ ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। थैंक यू।